Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in second year online biology class. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 16 support and movement. हम क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो आपने पहले भी सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया है कि उसमें हम जो है वो बेसिकली सपोर्ट के रेफरेंस से डिस्कशन करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उनको उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स का जो है वो एक सिस्टम है स्केलेटन के अंदर जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है होल ह्यूमन बॉडी को। फिर इसके अलावा अगर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं लाइक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़, जिनमें कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा यंग और एडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफाइड लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो मूव करते हैं। प्लांट्स के पास तो बेसिकली ऐसा कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है, इसलिए वो एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन वो अपनी ब्रांचेस को, अपनी रूट्स को मूव ज़रूर करवा रहे होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। तो हम वो मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और ऑर्गेनिज्म हैं इनवर्टिब्रेट्स में भी, वर्टिब्रेट्स में भी, उनमें लोकोमोशन किस तरीके से होती है वो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो होपफुली हमारी जो है वो लास्ट ऑनलाइन क्लास होगी क्योंकि 18 से ऑनवर्ड फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट में कि इसका जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड मूवमेंट का, उसकी नीड क्या है बेसिकली। तो एनिमल और प्लांट्स दोनों में बहुत सारी फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। प्लांट और एनिमल में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम लोकोमोशन के हवाले से ही करते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते जबकि एनिमल्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट क्योंकि दोनों को ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट चाहिए होती है। तो प्लांट्स में जो यंग प्लांट्स हैं या बेबी प्लांट्स हैं उनमें कोलेनकाइमा सेल्स हैं जो सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि जो एडल्ट प्लांट्स हैं वहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर मसल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा कार्टिलेज और बोन्स हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी सपोर्ट की बेस पर एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं, फिर वो अपना फूड भी गेन करते हैं, एक से दूसरी जगह पर जाते हुए शिकार करते हैं, अपने आप को डेंजर से बचा सकते हैं और इसी तरह से शेल्टर लेते हैं वो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर का। आगे हम स्टार्ट करने लगे सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट्स में बेसिकली जो सपोर्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने एक ही जगह पर फिक्स रहना है और अपराइट डायरेक्शन में उसने ग्रो करना है, अपनी ब्रांचेस को भी उसने ग्रो कराना है और उसकी रूट्स टूवर्ड ग्रेविटी जो है वो ग्रो कर रही होती है। तो सपोर्ट जो है वो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें टर्गर प्रेशर जो है वो हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि स्टेम में जो सपोर्ट का फंक्शन है वो बेसिकली बहुत से सेल्स की मदद से हो रहा होता है। उनमें लिविंग सेल्स जो हैं वो आपको पता है लेयर्स की फॉर्म में वहाँ पर सेल्स मौजूद है, जैसे सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस की है, फिर कॉर्टेक्स आ जाती है, फिर इसके बाद जो है वो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन जाइलम एंड फ्लोएम है और सेंटर में पिथ एग्जिस्ट करती है। तो इसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और पिथ, इन सब के अंदर जो है वो वाटर मौजूद होता है जो कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू इनमें सरवाइव करता है। इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये वाटर का, उसे हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। ये टर्गर प्रेशर टर्जिडिटी डेवलप करता है जिसकी मदद से प्लांट जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में अपने डिफरेंट पार्ट्स को रख सकता है मेंटेन, और इसी वजह से जो है वो प्लांट रिजिड भी रहता है और वो बेंड को रेजिस्ट भी करता है। ठीक है, बेंडिंग नहीं होती उसकी, वो टूट नहीं जाता, मुड़ नहीं जाता। तो ये टर्गर प्रेशर है, इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलती रहती है। फिर अगर आप बात करते हैं हर्बेशियस प्लांट्स की, हर्बेशियस स्टेम्स की, यानी वो प्लांट्स जिनमें जो हर्ब होते हैं बेसिकली, जिनका स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ऐसे प्लांट्स में टर्जिडिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज अगर ये टर्जिडिटी नहीं होगी तो वो प्लांट जो है वो गिर जाएगा क्योंकि वो पहले ही सॉफ्ट स्टेम है। तो उनमें टर्गर प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए, वो उसे टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, अगर ये टर्गर प्रेशर ना रहे, पानी किसी वजह से लॉस हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो प्लांट विल्ट हो जाता है, मुरझा जाता है। टर्गर प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए।
फिर उन्होंने दो टिश्यूज़ के हवाले से, दो सेल्स के हवाले से बात कर दी, वो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा दोनों ही हैवीली लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, इनके अंदर लिग्निन डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो लिग्निन है वो कहाँ कहाँ पर मौजूद है, किस सेल्स में मौजूद है, आप बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा में, तो पूरी वॉल लिग्निन से डिपॉजिट हुई हुई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड और डेड सेल्स होते हैं एक तरह से सपोर्ट के लिए। लेकिन कॉलेनकाइमा में स्पेसिफिक एजिस के ऊपर जो है वो डेपोजिशन होती है लिग्निन की। तो ये कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो लिग्निफाइड हैं ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में और जाइलम टिश्यूज के अंदर, जो सपोर्ट दे रहे हैं प्लांट को। इसके अलावा बहुत सारे टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हैं जहाँ पर मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो विंड की वजह से होती है, यानी विंड जब हवा चलती है तो मैकेनिकल स्ट्रेस है प्लांट्स के लिए जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो उन्होंने उसको, उस हवा को इस तरह से बैलेंस रखना है कि वो बेंड ना हो, उन्होंने रेजिस्ट करना है बेंडिंग को। तो इसीलिए वो उसको रेजिस्टेंस जो मिल रही है, जो सपोर्ट मिल रही है, वो इन्हीं टिश्यूज़ की वजह से जो कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल आपको पता है जाइलम और फ्लोएम, उसमें जाइलम टफ होता है, वो डबल वॉल है, उसमें वॉल जो है वो उसकी हार्ड होती है, टफ है, इनएक्सटेंसिबल है। और ये आपको पता है जाइलम थ्रू आउट द प्लांट पार्ट्स में रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है इन डाइकॉट स्टेम। तो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू विंड स्ट्रेस, और इसी तरह जो वेट बेरिंग एबिलिटी है वो भी इसकी इस तरह से जो है वो मेंटेन हो जाती है। बंडल कैप की बात करें तो ये कुछ खास किस्म के प्लांट्स हैं जिनके स्टेम में बंडल कैप मौजूद होता है। ये एडिशनल स्ट्रेंथ है जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज या फाइबर्स की मदद से मिलती है जो बंडल कैप बनाते हैं। तो ये जो बंडल कैप है, ये जो बंडल कैप है बेसिकली ये सनफ्लावर जो है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। फिर हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर की। तो जो वाटर लॉस है वो एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो बेसिकली प्लांट सेल में से लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो विल्ट हो जाता है। इसी तरह से टर्गर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट को सपोर्ट देने के लिए या मेंटेनेंस के लिए। टर्गर प्रेशर अब जनरेट कैसे होता है, ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल की वजह से जनरेट होता है, यानी कि वैक्यूल के अंदर बेसिकली हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं जिसकी वजह से पानी ज़्यादा से ज़्यादा मूव करके अंदर आ जाता है और वो एक प्रेशर डेवलप करता है, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर जो है वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। इसी तरह अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें, वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को सराउंड करती है, वैक्यूल के इर्द गिर्द मौजूद होती है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट में भी बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि पंप कर रहा होता है आयंस को इनटू द वैक्यूल कंपार्टमेंट। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है हाई कंसंट्रेशन का, इन्होंने बेसिकली वैक्यूल के अंदर हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रखना है सॉल्ट का, आयंस का, ताकि बाहर से जो फ्लूइड है वो मूव करके सेल वैक्यूल के अंदर आ जाए और इस तरह से प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाए, ठीक है। इस तरह से मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलती रहती है और टर्जिडिटी भी प्लांट की मेंटेन रहती है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं। पैरेनकाइमा सेल्स में आप देख सकते हैं उनकी प्राइमरी वॉल है, अंदर जो है वो एक बड़ा सा वैक्यूल है, सैप वैक्यूल, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस मौजूद है। मिडल लैमेला आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल से सेल्स होते हैं वॉल के साथ, और वैक्यूल जो है वो बेसिकली वाटर को स्टोर करके रखा होता है उसने अपने अंदर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है वो। ये वाली डायग्राम कॉलेनकाइमा सेल्स की है। कॉलेनकाइमा में आप देख रहे हैं साथ साथ सेल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन एक खास जगह पर इस सेलुलोज की वॉल में कहीं ना कहीं डेपोजिशन है जहाँ से ये एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे को इंटरफेस कर रहे हैं, जहाँ से कट आ रहा है, जहाँ एजेस मौजूद है वहाँ पर डेपोजिशन होती है और उसकी मदद से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यंग प्लांट्स को। सिमिलरली ये आपको नजर आ रहे होंगे स्पेशलाइज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, स्क्लेरेट्स ये आपको दिखाए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रैक्टिकल में भी आते होते हैं। इसमें आपको सेंटर में ल्यूमन दिखाया हुआ है, वॉल इसकी लिग्निफाइड है और बीच में पिट्स मौजूद है। पिट्स का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करते रहना मटेरियल की, और लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निफाइड की वजह से ही ये जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं एडल्ट प्लांट को। ये भी
स्क्लेरेन्काइमा सेल्स ही हैं, लेकिन इसमें लिग्निफाइड वॉल है और ये आपको जो है वो फाइबर दिखाया हुआ है स्क्लेरेन्काइमा का, जिसमें सिंपल पिट्स मौजूद हैं, पिट्स सुराख हैं इसके अंदर, ठीक है, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। और फाइबर आपको पता है ये जाइलम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जाइलम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये जाइलम सेल्स का। तो इसीलिए जो है ये फाइबर बेसिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं और मटेरियल को एक से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर हम सपोर्ट प्रोवाइडिंग टिश्यूज़ की बात करें तो पहले हम स्क्लेरेन्काइमा की ही बात करते हैं कि थिक सेकेंडरी वॉल होती है इनके पास, जिसके बाहर कवरिंग है, लिग्निन की डेपोजिशन है, इसे लिखा हुआ इम्प्रेग्नेटेड विद द लिग्निन। लिग्निन बेसिकली एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि वॉल को बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ बना कर रखता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स नेचर वाइज खुद देखें तो वो नॉन लिविंग है। इसके अलावा इनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। 3 तरह के स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, एक है फाइबर, दूसरा है स्क्लेरेट्स और तीसरे हैं वेसल्स। फाइबर को हम ट्रेकीड्स का नाम भी देते हैं, ये बेसिकली लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल हैं, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया, और ये जाइलम के अंदर बंडल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और सम टाइम ये बंडल कैप बना लेते हैं, यानी एडिशनल कवरिंग होती है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अराउंड जाइलम टिश्यूज। स्क्लेरेट्स की बात करें तो ये शॉर्टर हैं, ये भी अभी आपने डायग्राम देख लिया, शॉर्टर हैं फाइबर्स की निस्बत, और ये सीड कोट में या नट शेल्स वगैरह के अंदर होते हैं, और आप देख लें इसीलिए सीड कोट और नट शेल जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, इनका काम प्रोटेक्शन देना है। वेसल्स की बात करें जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एंड टू एंड ज्वाइन कर लेगा और इसका काम वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू आउट द प्लांट इन, और ये कहाँ पर मौजूद है जाइलम के अंदर, ये पाइप्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि थ्रू आउट जैसा हम पाइप ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है वाटर को, इनका काम भी ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करना है। कॉलनकाइमा सेल्स हैं, फिर कॉलनकाइमा सेल्स में प्रोटोप्लास्ट मौजूद होता है जिसमें बेसिकली सेकेंडरी वॉल नहीं होती, इस तरह से एंगुलर थिकनिंग है जो कि प्राइमरी वॉल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। ये जो एंगुलर थिकनिंग है, ख़ास एंगल्स, ख़ास एजिस के ऊपर डेपोजिशन होती है लिग्निन की, तो ये सिलेंडर और स्ट्रैंड्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये हर्बेशियस प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें, स्पेसिफिकली यंग प्लांट्स को। यंग स्टेम के अंदर सिलेंडर जो है कॉलनकाइमा सेल्स का वो सरफेस के नीचे एग्जिस्ट कर रहा होता है ताकि उन्हें सपोर्ट देता रहे। इस तरह से कॉलनकाइमा सेल्स इलोंगेट होते रहते हैं विद द ग्रोथ ऑफ अ स्टेम एंड लीव्स। जैसे जैसे स्टेम और लीव्स की ग्रोथ होगी उसी तरह से साथ साथ कॉलनकाइमा सेल्स भी ग्रो करते जाएंगे। फिर हम मूव करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो वो ग्रोथ जो कि लेटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम की वजह से होती है उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। स्टेम और रूट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से थिक होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही एपिकल मेरिस्टेम अपनी ग्रोथ स्टार्ट करके प्राइमरी टिश्यूज बनाता है, जिसे एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं और लेटरल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तो 3 टाइप्स हैं मेरिस्टेम्स की। वैसे अगर आप देखें तो कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं और कुछ परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यूज होते हैं, यानी मेरिस्टमेटिक जो हर वक्त डिवाइड करते रहते हैं और परमानेंट जो डिवाइड एक खास लिमिट के बाद डिवीजन एबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि बेसिकली परमानेंट टिश्यूज डिवाइड नहीं करते। तो 2 टाइप से सेल हो गए, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यूज जिनमें परमानेंट सेल्स मौजूद होते हैं जो निकलते हैं मेरिस्टेम से ही हैं। मेरिस्टेम को फिर हम आगे 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो कि डिवीजन में हेल्प कर रहे थे। तो एपिकल मेरिस्टेम हमेशा प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करवाता है, ठीक है, तो प्राइमरी टिश्यूज बन जाते हैं जिन्हें हम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी कहते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज होती हैं वेस्कुलर कैम्बियम की मदद से, कैम्बियम जहां पर भी आए इसका मतलब है ये कैम्बियम, वेस्कुलर मतलब कि वो जाइलम फ्लोएम के दरमियान में कैम्बियम मौजूद है और उसका काम है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना। सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है कि वो ग्रोथ है जिसके दौरान प्लांट की गिर्थ या विर्थ इंक्रीज होती है, मोटाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ वुडी प्लांट्स के अंदर ज़्यादा कॉमन है या पीरिनियल प्लांट्स में जो एवरग्रीन होते हैं, लाइक ट्रीज हैं, श्रब्स हैं या वाइन्स जो बेलें होती हैं उनके अंदर। मेरिस्टेम्स जो हैं बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। कौन सा मेरिस्टेम है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, वो बेसिकली वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम के हवाले से है क्योंकि उनकी भी डिवीजन एबिलिटी होती है। वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो पहले सिलेंडर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, उनमें डिवाइडिंग सेल्स होते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में, इसलिए मैंने कहा वो वेस्कुलर है क्योंकि वो जाइलम फ्लोएम के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम न्यू टिश्यूज को अराइज करते हैं, ठीक है। अब वो न्यू पहले प्राइमरी टिश्यूज थे
अब बाद में क्या हो जाते हैं, कैम्बियम की एक्टिविटी के बाद वो सेकेंडरी टिश्यूज बना देते हैं। पहले प्राइमरी जाइलम था, बाद में सेकेंडरी जाइलम बन जाएगा। पहले प्राइमरी फ्लोएम था, फिर सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएगा, और ये एक्चुअली कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बन रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको उन्होंने ये एक डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें बार्क का कुछ पार्ट दिखाया हुआ है, सेंटर में आपको वेस्कुलर कैम्बियम दिखाया हुआ है, फिर वुड, और लास्ट में पिच दिखाई हुई क्रॉस सेक्शन के बाद, कटिंग के बाद। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो सेकेंडरी जाइलम में समर वुड भी दिखाई हुई है और स्प्रिंग वुड भी दिखाई हुई है, और रिंग्स बनी हुई है। ये रिंग्स एनुअल रिंग्स बना है जो कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बन रही होती हैं। हर एक साल में एक रिंग बनती है, ये एज को भी डिटर्मिन करती है किसी की भी प्लांट की। ठीक है, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से रिंग्स बन रही होती हैं। आगे ग्रोथ और एनुअल रिंग्स का ही डिस्कस किया हुआ है कि सेकेंडरी जाइलम जो है वो मोस्टली स्टेम की थिकनेस को इंक्रीज कर रहा होता है, और पूरे एक ईयर के अंदर जो है वो वुडी स्टेम थिकर हो जाता है, और जितना वो हो सकता है, और बेसिकली सेकेंडरी जाइलम बन जाता है, एक रिंग फॉर्म होती है। ये रिंग्स जो हैं वो विजिबल होती हैं वुड के ऊपर। तो एक रिंग क्योंकि एक साल में बन रही है, तो हम इस जितनी रिंग्स होंगे हम उससे काउंट कर सकते हैं कि ट्री की एज क्या है जब उसे कट किया जाता है। ठीक है, फिर सैपवुड और हार्डवुड की बात करते हैं हम। मोस्टली जो ट्रीज हैं उनमें वाटर कंडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है। अब वाटर कंडक्शन में आपको पता है उसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, जो सेकेंडरी जाइलम की वजह से जो है वो आगे लिमिटेड हो जाते हैं, आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे होते। ठीक है, तो बहुत सारे ट्री जैसे जैसे ओल्डर होते जाते हैं उसमें फ्यू एनुअल ग्रोथ रिंग्स जो है वो एक्टिव रह जाती हैं कंडक्शन के लिए। एक टाइम आता है कि जो कुछ पोर्शन उसका एक्टिव होता है, कुछ इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो वाटर कंडक्शन में इन्वॉल्व नहीं रहता। इस हवाले से फिर हम वुड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सैप वुड और हार्ड वुड। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक्टिव पोर्शन जो है उसे हम सैप वुड कहते हैं, जबकि इनएक्टिव या नॉन कंडक्टिंग वुड जो है उसे हम हार्टवुड का नाम देते हैं। हार्टवुड जो है उसके बहुत सारे फायदे भी हैं कि बहुत सारी प्लांट स्पीशीज अपने अंदर कुछ सब्सटेंसेस या केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जैसे रेजन्स हैं, ऑयल्स हैं, गम्स हैं, टैनिन्स वगैरह हैं। तो इनका काम क्या है कि ये जो मटेरियल उन्होंने अपने अंदर स्टोर किया है ये रेजिस्टेंट टू डिके है, यानी ये उस प्लांट को तबाह नहीं होने देता, डिके नहीं होने देता, इंसेक्ट अटैक से भी बचाता है, जैसे रेड सीडर के अंदर, कॉनिफेरस प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह से ये रेजन्स, और हम ये एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, गम है, रेजन्स हैं, ऑयल्स हैं। तो ये अपने अंदर हार्टवुड में वो स्टोर कर लेते हैं इन केमिकल्स को। कैलस और वुड टिश्यू की बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कैम्बियम का है वो है कैलस और वुड टिश्यू, जो कि वाउंड्स के अंदर या ऊपर बन रहा होता है। बेसिकली कैलस आप कहते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल है कि कुछ सॉफ्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यूज हैं जो कि रैपिडली डैमेज सरफेस के ऊपर और नीचे बन रहे होते हैं, चाहे वो स्टेम हो या वो रूट हो, उसमें वो नए सेल्स जो है वो आफ्टर डिवीजन बन रहे होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। कैलस ही बनता है जब आप बडिंग या ग्राफ्टिंग करते हैं, आप एक प्लांट का स्टेम कट करके दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान दोनों का जो पॉइंट है जंक्शन का, जहाँ वो दोनों मिल रहे हैं स्टेम्स, वहाँ पर कैलस फॉर्मेशन होती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स ग्रो करते हैं बाय एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम, और डिवीजन के बाद वहाँ पर जो सेल्स बनेंगे कैलस की फॉर्म में वो लेटर ऑन डेवलप होते जाते हैं, और एक टाइम आता है कि दोनों स्टेम्स का जाइलम और फ्लोएम जो है कंडक्टिंग टिश्यूज वो ज्वाइन कर जाते हैं ग्रोथ की वजह से, और वो एक ही स्टेम बन जाता है। तो इस तरह से जो है वो बडिंग और ग्राफ्टिंग के दौरान कैलस इन्वॉल्व है ग्रोथ के अंदर। फिर यहाँ पर उन्होंने आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि जो डिफरेंट ट्री स्पीशीज़ हैं उनकी वुड वेरी करती हैं अपनी सूटेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक यूजेस के हवाले से। मतलब किसी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की हार्डनेस ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, कोई शॉक रेजिस्टेंट ज़्यादा होती है, किसी की कंप्रेशन स्ट्रेंथ बहुत होती है। टेक्सचर वाइज हर वुड जो है वो एक दूसरे से वेरी करती है, क्वालिटी वाइज वेरी करती है, इस तरह कमर्शियल यूजेस हर एक के डिफरेंट है। जैसे हम शीशम की लकड़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर के अंदर, जो सबसे पायदार होती है। हम आम दरख्त की लकड़ी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आग जलाने के लिए डिफरेंट होती है, और चीज़ें बनाने के लिए डिफरेंट है, पेपर बनाने के लिए हर एक की स्ट्रेंथ अलग से है। तो इस तरह से जो हम कमर्शियल कॉर्क बनाते हैं वो हम स्पेसिफिकली एक ट्री है जिसकी बार्क से बनाते हैं, डेट इज करकस यूबर। ठीक है, करकस के दरख्त से हम जो है वो बेसिकली ये बना रहे हैं कॉर्क, कमर्शियल कॉर्क। ठीक है,
तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने बेसिकली सपोर्ट एंड मूवमेंट डिस्कस की इन प्लांट्स, सपोर्ट डिस्कस किया प्लांट्स के अंदर, जिसमें हमने उसके डिफरेंट टिश्यूज पढ़े हैं, जैसे स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सेल्स हैं जो स्क्लेरेन्काइमेटस कोलेनकाइमेटस टिश्यूज बनाते हैं। कोलेनकाइमा आपने याद रखना है बेसिकली इन्वॉल्व है यंग प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए, और स्क्लेरेन्काइमेटस जो है वो एडल्ट प्लांट को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि दोनों लिग्निफाइड होते हैं, लेकिन कोलेनकाइमा में लिग्निन डेपोजिशन एजेस पर या एंगुलर होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा फुली जो है वो इससे कवर होते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ी जिसमें वेस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए प्लांट में ग्रोथ रिंग्स बनाता है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा होता है, विर्थ को यानी कि, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज भी इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।